हेलो टू ऑल माय डियर पेरेंट्स स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाती हूँ। तो आप एक ग्लिम्स मेरे हैंड रिटन नोट्स की भी देख सकते हैं। ये देखिए, पूरे नोट्स जो हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हैं और आज हम इनसे ही पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विलेज विच इज़ लोकेटेड नियर बाय अदर विलेजेस एंड टाउन्स। देखिए, पालमपुर जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इस तरह ये स्टोरी है। तो इसमें बता रखा है कि पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो कि अपने आसपास के टाउन्स और सिटीज़ से जुड़ा हुआ है, विलेजेस से जुड़ा हुआ है। इट हैज़ बिग विलेज रायगंज विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पालमपुर। और पालमपुर से थोड़ा सा ही दूर एक बड़ा गांव भी है जिसका नाम है रायगंज। It has cemented road. These roads connected Palampur with the nearby villages and small towns of Shahapur. यहाँ की जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और ये रोड्स जो हैं पालमपुर को आसपास के इलाकों से जोड़ती हैं। जैसे कि एक छोटा सा स्मॉल टाउन बना हुआ है शाहपुर, वहाँ से कनेक्टेड है पालमपुर थ्रू दीज रोड्स। Many kinds of transportations are visible on the roads of Palampur, such as bullock carts, tongas. They are loaded with jaggery and other commodities. Other modes of transportations are also visible on the roads of Palampur, like motorcycle, jeeps, tractor, trucks. देखिए, क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जब रोड्स अच्छी हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें लोड होके जाता है जैगरी। जैगरी मतलब होता है गुड़। इस तरह की चीज़ें और अदर कमोडिटीज़ पालमपुर से दूसरी जगह पे जाती हैं। उसके अलावा और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब भी पालमपुर में देखने को मिलते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। इस गांव में करीब 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो कि अलग अलग कास्ट की हैं। 80 families are upper caste. They own majority of land in the village and their houses are made up of brick, stone and cement plastering. देखिए, ये जो 450 फैमिलीज़ रहती हैं पालमपुर में, ये अपर कास्ट ही हैं। इनके घर भी पक्के हैं। इनके घर सीमेंट, प्लास्टर और स्टोन्स वगैरह से बने हुए हैं, मतलब पक्का हाउसेस हैं इनके। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, नीची जाति के लोग, दलित्स, वो यहाँ पर 1/3 हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन के 1/3 हैं। और वो एक कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं, मतलब मेन विलेज में उनको रहना अलाउड नहीं है। विलेज के थोड़े कॉर्नर की साइड पर वो रहते हैं। और उनके हाउसेस जो हैं वो मड, स्ट्रॉ वगैरह, मतलब कच्चे हाउसेस बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पालमपुर में ज़्यादातर सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही पालमपुर में ट्यूबवेल्स चलती हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस जैसे छोटे छोटे कारखाने और स्मॉल वर्कशॉप्स होती हैं वो सब रन करती हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स होते हैं 1st to 5th और एक है बड़ा हाई स्कूल जो 12th तक है। इट हैज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है जो कि सरकारी अस्पताल जिसे हम कह सकते हैं। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, पर किसी डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक भी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन अबाउट पालमपुर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पालमपुर एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, लेकिन अगर आपसे पालमपुर के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं, कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, स्पेसिफिकली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। उसके बाद चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मतलब किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है,
लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, फ़िज़िकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल वगैरह की, ह्यूमन कैपिटल इंसान के एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। उन सबको एक साथ मिलाकर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा डायग्राम भी मैंने मेरे नोट्स में बना रखा है, तो आप भी वैसा बना सकते हैं। एसएसटी में हमेशा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना ही पड़ता है, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, लैंड एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ओके, इसमें वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल सब आ जाता है, तो हमको इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा लेबर जो है वो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो मेनली प्रोडक्शन का काम करते हैं। विदाउट लेबर प्रोडक्शन का काम नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ प्रोडक्शन के लिए हाईली एजुकेटेड लेबर्स चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं हाईली एजुकेटेड वर्कर्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। कुछ वर्क के लिए सेमी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दिस वेरी फ्रॉम वर्क टू वर्क, लेकिन वर्कफोर्स जो है वो भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद फ़िज़िकल कैपिटल जो होता है, उसमें फ़िज़िकल कैपिटल में फ़िक्स्ड कैपिटल आ जाती है, जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें। मतलब आपने एक बार अगर उन्हें ख़रीद लिया तो सालों की गाड़ी जाती है। जैसे मशीन्स हो गई, हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार ख़रीदने के बाद ये सालों साल चलते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल वो होती है जो बिज़नेस में आती जाती रहती है, जैसे कैश इन हैंड। उसके अलावा होता है हमारा रॉ मटेरियल, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन एक बिजनेसमैन जो होता है वो पूरे दिन में बहुत बार करता है, और इसीलिए बिजनेसमैन के जो बैंक में अकाउंट होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं, और हमारे जैसे लोग जो हमारे बैंक्स में पैसा जमा हम करवाते हैं वो सेविंग पर्पस के लिए करवाते हैं, तो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि उसके अलावा जो फिज़िकल कैपिटल होती है उसमें फ़िक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आती है, जिसमें से फ़िक्स्ड कैपिटल मशीनरीज़ वगैरह, लैंड वगैरह होती हैं कि आपने एक बार ख़रीद ली तो सालों की गाड़ी जाती है। और रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें आपको दिन में बहुत बार ख़रीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है एज अ बिज़नेसमैन। कैश इन हैंड मतलब कैश के ट्रांजेक्शन्स आपको बहुत बार करने पड़ते हैं। तो ये सारी वर्किंग कैपिटल है जो आती जाती रहती है। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, या फिर आप इसे ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इंसान का एक्सपीरियंस, उसका स्किल बहुत ज़रूरी होता है, उस काम के प्रति उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होती है ह्यूमन कैपिटल। विदाउट एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रोडक्शन कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। ऑब्वियसली आपके पास अगर नॉलेज नहीं है उस काम के लिए, आपके पास उस काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस काम को अकम्प्लिश नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड आता है, लेबर आता है, और उसके अलावा फ़िज़िकल कैपिटल आती है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल आती है, ह्यूमन कैपिटल आती है। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके बिना प्रोडक्शन का काम नहीं चल सकता है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल का मैंने आपको बताया, जितना भी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एक पर्सन में होता है वो उसकी ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। तो इसका एक अलग से डेफिनेशन मेरे नोट्स में दे रखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। अब देखिए पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है। तो पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग की, मतलब खेती बाड़ी की। यहाँ 75% जो लोग हैं वो अपना जीवन, अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं थ्रू फार्मिंग। उसके अलावा कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो कि दूसरों के फार्म्स में एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, मतलब उनके खुद के कोई लैंड्स नहीं है, तो वो दूसरों के लैंड पर एज अ वर्कर या फिर एज अ लेबर, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फार्मिंग इन पालमपुर। लेकिन फार्मिंग से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम पालमपुर में है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1960 से लेकर पालमपुर में लैंड में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, मतलब सालों से जिस लैंड पर खेतीबाड़ी हो रही है उन्हीं लैंड पर खेतीबाड़ी चल रही है, और लैंड का एरिया जो है जो कल्टीवेशन के काम आता है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड।
सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज आर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू कल्टिवेबल लैंड्स। हालांकि कुछ वेस्टलैंड जो कि अनफिट फॉर कल्टिवेशन होता है उसे भी कन्वर्ट किया गया है कल्टिवेबल लैंड में कुछ टेक्निक्स के हिसाब से। उसके अलावा देर इज़ नो फर्दर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, और आगे भी कोई एक्सपेंशन नज़र नहीं आता कि आगे भी चल के ज़मीनों में बढ़ोतरी होगी जहाँ पर खेती की जा सकेगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू फार्मिंग है पालमपुर की। उसके बाद हम चलते हैं क्रॉप ग्रोइंग पैटर्न ऑफ पालमपुर, या फिर कितने तरीके की क्रॉप्स पालमपुर में उगाई जाती हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पालमपुर में जितना भी लैंड एरिया है वो सब कल्टीवेबल है, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ उग ही रहा है, खाली कुछ नहीं छोड़ रखा है। उसके अलावा रेनी सीज़न जो खारिफ सीज़न होता है उसमें फार्मर्स वहाँ पर ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और ज्वार और बाजरा जो है कैटल फीड के भी काम आता है, मतलब भेड़ बकरियों के चारे के भी काम आता है। उसके अलावा यहाँ पर पोटैटो इसके साथ उगाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। उसके अलावा विंटर सीज़न जिसे हम राबी सीज़न कहते हैं उसमें वीट उगाई जाती है, और फार्मर्स जो हैं वो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए भी वीट रख लेते हैं, और जो बचता है उसे बेच देते हैं रानीगंज में जो इनके पास का गांव है। अपार्ट फ्रॉम द लैंड एरिया डिवोटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, और एक छोटा सा पार्ट है लैंड का जो कि गन्ना उगा रहा है, डिवोटेड है शुगर केन की खेती के लिए। और उसके अलावा इसको सिर्फ एक साल में एक बार ही उगाया जाता है, और उसको फिर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, और उसके अलावा ये कहा जाता है कि इसको इसकी रॉ फॉर्म में शाहपुर बेचा जाता है जो कि है जैगरी, जो हम गुड़ कहते हैं, वो गन्ने को रॉ फॉर्म में जैगरी कहा जाता है और उसको शाहपुर भेजा जाता है। फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, और सारे फार्मर्स एटलीस्ट 2 क्रॉप तो पूरे साल भर में उगाते ही हैं क्योंकि यही इनके लाइवलीहुड का ज़रिया है। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, और याद रखिएगा ये सारा लेक्चर जो भी प्रिपेयर हुआ है एनसीईआरटी का है, कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है। आप पूरे विश्वास के साथ इस लेक्चर को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बाय, टेक केयर।